समाज में आस्था का महाकुंभ लगने जा रहा है। जैसे जैसे पहले राजसी स्नान की तारीख करीब आ रही है, वैसे ही सनातन विरोधियों की टेंशन बढ़ती जा रही है। कोई संगम की धरती को वक्फ की संपत्ति बता रहा है, तो कोई महाकुंभ के खिलाफ महायुद्ध की साजिश रच रहा है। अमेरिका में बैठकर खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू खालिस्तान समर्थकों को भड़काऊ ईमेल भेज रहा है। पन्नू चाहता है कि राजसी स्नान वाले दिन खालिस्तान समर्थक लखनऊ और प्रयागराज पहुंचे, महाकुंभ का विरोध करें और खालिस्तानी झंडे लहराएं। लेकिन शायद पन्नू भूल गया है कि जिस प्रदेश में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, वहां एक योगी का राज है जो आतंक फैलाने वालों का इलाज जानते हैं। पन्नू के 3 गुर्गे पीलीभीत में महज छिपने आए थे, लेकिन उनके गुनाह इतने बड़े थे कि बाबा की पुलिस ने उन्हें जहन्नुम पहुंचा दिया। आतंकियों के एनकाउंटर से पन्नू बौखलाया हुआ है। महाकुंभ में जिस तरह का सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है, उसने पन्नू के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। यही वजह है कि जो पन्नू कल तक हिंसा की धमकी दे रहा था, वो आज अपने कारिंदों से प्रयागराज पहुंचकर झंडा फहराने की बात कर रहा है। महाकुंभ देश के दुश्मनों को ही नहीं, बल्कि कई सियासतदानों को भी रास नहीं आ रहा। जहां पहले सपा सुप्रीमो कुंभ की तैयारियों पर सवाल खड़े कर रहे थे, वहीं अब सपा विधायक ओम प्रकाश सिंह भी कुंभ पर विवादित टिप्पणी कर रहे हैं। कुंभ नहा के मरे आदमी, पानी खराब, व्यवस्था खराब, पैसा सब लूटा जा रहा है और कोई व्यवस्था नहीं है। ओम प्रकाश सिंह इतने पर ही नहीं रुके। तुष्टीकरण की राजनीति को मजबूत करने के लिए ओम प्रकाश गैर सनातनियों को अपने साथ कुंभ ले जाने की बात कह रहे हैं। कोई बात नहीं है, मुसलमान चाहेगा तो हम लेके चलेंगे नहाने। गंगा तो सबकी है, गंगा माँ है, और माँ किसी का नहीं होता कि इसकी माँ है, नहीं, माँ सबकी होती है, ऐसा कहीं नहीं है। हाँ, ये सही है कि हुकूमत नफरत, ईर्ष्या, द्वेष फैला कर हुकूमत करना चाह रही है। पहले मौलाना और अब सपा नेताओं का ये महाकुंभ विरोध सामने आया तो बीजेपी ने सपा पर करारा प्रहार किया। अखिलेश यादव के इशारे पर ओम प्रकाश सिंह बयान जारी कर रहे हैं कि जो कुंभ में नहाएगा वो मर जाएगा। इन सबों के मन में तो बाबर की आत्मा घुस गई है लग रहा है। जिस तरीके से अखिलेश यादव एक्स पर पोस्ट लिखकर और उनके नेता ओम प्रकाश सरीखे लोग कुंभ पर कीचड़ उछाल रहे हैं, उससे स्पष्ट होता है कि ये हिंदुओं की भावनाओं को आहत करना चाहते हैं। महाकुंभ की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। अखाड़े छावनी प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ आने वाले संत जहाँ सनातनियों को शास्त्रों का ज्ञान देंगे, तो वहीं कुंभ पर बुरी नजर डालने वालों के लिए नागा साधु अपने शस्त्र के साथ तैयार नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भारत विरोधी ट्रूडो की हवा निकल गई है, उन्हें कुर्सी से बेदखल कर दिया गया। बात इसकी करने वाले हैं क्योंकि पतन का कारण भारत विरोध, अपना एजेंडा चलाना और खालिस्तानी प्रेम बन गया, क्योंकि यही वो ट्रूडो थे जो भारत को आंखें दिखा रहे थे और खुद ही गड्ढे में गिर गए। अब बात इनकी। और चलिए जल्दी से आपको बता देते हैं कि ट्रूडो के लिए नौबत क्यों आ गई। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया है और ये इस्तीफा उन्हें देना पड़ा है। लंबे समय से उनके खिलाफ विरोध चल रहा था, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। जस्टिन ट्रूडो ने पार्टी नेता पद से इस्तीफा दिया है और सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रूडो ने बाकायदा इसका ऐलान किया। कनाडा में लगातार ट्रूडो का विरोध बढ़ता जा रहा था, खिलाफत बढ़ती जा रही थी और ट्रूडो की पार्टी के सांसद भी इस्तीफे की मांग कर रहे थे। ऐसे में दबाव उन पर था। कई नेता चाहते थे कि इस्तीफे के बाद नया चेहरा मिले और कनाडा की संसद को 24 मार्च तक ऐसे में अब निलंबित कर दिया गया है। 24 मार्च से पहले पार्टी को अपना नया नेता चुनना होगा। उत्तराधिकारी नहीं चुने जाने तक ट्रूडो ही पीएम पद पर रहेंगे। क्या कहा ट्रूडो ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सुनिए पहले। I intend to resign as party leader, as prime minister. This country deserves a real choice in the next election, and it has become clear to me that if I'm having to fight internal battles, I cannot be the best option in that election. To strengthen the economy post-pandemic and advance Canada's interests in a complicated world,
That is exactly the job that I and we will continue to do for Canadians. तो ट्रूडो के इस्तीफे की कहानी आपने सुन ली, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जस्टिन ट्रूडो को इस्तीफा देना पड़ा? चलिए जल्दी से आपके सामने जानकारी रखते हैं, आपको बताते हैं कि ये राह क्यों मुश्किल हो गई। दरअसल ट्रूडो की कठिन राह में यहाँ पर क्या दिक्कतें आई? सबसे पहले लोकप्रियता में गिरावट आई, लोगों में नाराजगी हो गई, चुनावी हार का डर सताने लगा। इसी साल चुनाव है अक्टूबर नवंबर में होने, और पार्टी के अंदर ही नेतृत्व पर सवाल उठ गए, यानी जस्टिन ट्रूडो के नेतृत्व को कोई स्वीकार नहीं कर रहा था। पार्टी के कई सांसद उन्हें बोझ बताने लगे, खालिस्तानी समर्थक होने का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। वहीं कनाडा में अप्रवासियों की जो बढ़ती संख्या है वो भी उनके लिए चुनौती बनी, क्योंकि उन्होंने पहले हरी झंडी दी थी। कनाडा की आर्थिक अस्थिरता और बढ़ती महंगाई के चलते उनसे नाराजगी बढ़ती गई और ट्रूडो के खिलाफ ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव आने वाला था, और उससे पहले ही उन्होंने हथियार डाल दिए और इस्तीफा दे दिया। लेकिन ये जो पूरी कहानी है, ये दरअसल भारत को तेवर दिखाने से शुरू हुई थी, क्योंकि अपने देश में जो कुछ चल रहा था उसे साइड करने के लिए, अटेंशन उधर शिफ्ट करने के लिए भारत को बार बार आंखें दिखा रहे थे। हुआ क्या था, चलिए जरा आपको बताते हैं। ट्रूडो ने यहाँ पर अपने काल में भारत और कनाडा के बीच रिश्ते सबसे खराब कर दिए, इतने खराब कभी नहीं थे। ट्रूडो काल में खराब स्थिति में राजनयिक संबंध पहुंच गए भारत और कनाडा के, और ऐसे में खालिस्तानी गतिविधियां अभी वहां कनाडा में बढ़ती हुई दिखाई दी। ट्रूडो काल में खालिस्तानी आतंकियों का कनाडा पूरी तरह से गढ़ बन गया, उनका दबदबा हो गया। भारत पर निर्झर की हत्या में शामिल होने का उनकी तरफ से आरोप लगाया गया, और आरोपों को लेकर बार बार भारत ने सबूत मांगे, लेकिन उन्होंने सबूत नहीं दिए। भारतीय उच्चायुक्त और कुछ अधिकारियों पर उन्होंने शामिल होने का आरोप लगा दिया, इतने बड़े आरोप लगा दिए। कनाडा सरकार ने फिर कनाडाई उच्चायोग के प्रभारी को तलब किया, सवाल जवाब किया, और आरोप के बाद 6 कनाडाई राजनयिकों को भारत से जाने का आदेश भारत ने कड़ा रुख देते हुए यहां दे दिया। यानी पूरी तरह से भारत ने बता दिया कि इस तरह के फर्जी आरोपों को ना वो स्वीकार करेंगे और ना ही इस तरह का रवैया स्वीकार करेंगे। भारत अपने स्टैंड पर कायम रहा, और ऐसे में अब फंस गए हैं ट्रूडो, और यही वजह है कि इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन चलिए जरा आपको बताते हैं कि आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होगा ये समझिए। भारत और कनाडा के रिश्तों में सुधार हो सकता है, क्योंकि ट्रूडो तो आउट हो चुके हैं। राजनयिक संबंधों में भी सुधार आ सकता है, और खालिस्तानी समर्थकों पर जो नई सरकार बनेगी, नया चेहरा जो आएगा वो नकेल कस सकता है। विपक्ष की सरकार बनी तो वीजा नीति भी बदल सकती है, और कनाडा एक बार फिर से भारतीयों की पसंद बन सकता है। जो अभी दूर दूर हैं वो फिर से पास आ सकते हैं, दोनों देशों का जो संबंध है वो बेहतर हो सकता है। तो ऐसे में क्या होता है कनाडा में, इस पर हमारी नजर रहेगी। एक और जानकारी आपको दे दें कि 2 भारतवंशी अंतरिम में यहाँ पर प्रधानमंत्री बनने की रेस में आगे चल रहे हैं।